दोस्तों नमस्कार। कल तक रूस हमलावर देश था, आज रूस हमलावर देश नहीं है। कल तक भारत पे पाबंदी लगी थी कि रूस से तेल नहीं ले, आज भारत को इजाजत दे दी गई है कि वह रूस से तेल ले ले। यानी जो पैसा रूस के पास जाएगा उस पैसे से हथियार खरीदकर रूस अब यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा क्या? इस सवाल का जवाब वाशिंगटन में देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यह भी सवाल है कि जिस ट्रेड डील के जरिए अमेरिका ने भारत का रुख रूस से हटकर अपनी तरफ मोड़ा, एक झटके में भारत को इस बात की इजाजत क्यों दे डाली कि वह रूस से तेल ले ले? दरअसल अमेरिका इस पूरे युद्ध में इस तरीके से फंस चुका है कि उसके सामने बड़ा संकट अब ईरान में रिजिम परिवर्तन का नहीं है। बड़ा संकट इस बात का है कि अगर दुनिया के सामने कच्चे तेल को लेकर या एनर्जी का संकट गहरा गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी दुनिया में कम से कम एनर्जी को लेकर शांति स्थापित रहे तो ऐसे में एनर्जी कहां से आएगी? होर्मुज रूट पर ईरान ने कब्जा कर लिया है, एक भी जहाज की आवाजाही नहीं हो पा रही है। अमेरिका ने लाख भरोसा और आश्वासन दुनिया के तमाम देशों को जरूर दिया, लेकिन सब कुछ ठप है। ऐसे में अगला सवाल यह आया कि आखिर भारत को 30 दिनों की रियायत क्यों दे दी गई? क्या यह युद्ध 30 दिन चलने वाला है, या इस नई परिस्थिति में भारत ही वो देश है जिसके जरिए यूरोप को राहत महसूस होगी? क्योंकि रूस ने खुले तौर पर, या कहें पुतिन ने खुले तौर पर जब यह कह दिया कि अब हम एनर्जी एक्सपोर्ट यूरोप को नहीं करेंगे और दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने लगी, एनर्जी का संकट गहराने लगा, तब अगला सवाल था कि रूस ने चाहे एक्सपोर्ट को रोक दिया यूरोप के लिए, लेकिन भारत ने तो नहीं रोका है। यानी भारत का एक्सपोर्ट तो अभी भी जारी है। तो क्या जिस रूट को इससे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध के वक्त अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए था और भारत को सस्ते में तेल रूस दे रहा था, उस सस्ते तेल को भारत की रिफाइनरी में सफाई के बाद यूरोप को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, एक बार फिर वह सिलसिला चल निकला। यानी अमेरिका ने घुटने टेक दिए रूस के सामने और रूस ने सहमति जता दी कि ठीक है, वो भारत को तेल देगा, और भारत ने बिना लाग लपेट के, बिना देर किए अब इस बात पर सहमति जता दी कि ठीक है, अमेरिका कह रहा है तो हम रूस से तेल ले लेंगे। लेकिन बात इतनी सरल है नहीं। दरअसल पूरे यूरोप के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति की साख और भरोसे को लेकर संकट गहरा गया है, क्योंकि जिन आर्थिक नीतियों के आश्रय अमेरिका बढ़ना चाह रहा था या ट्रंप की आर्थिक नीतियां चल रही थी, इस युद्ध के दौर में एक झटके में उसे सबसे बड़ा संकट गहराता हुआ दिखाई देने लगा। और खास तौर से जब रूस के राष्ट्रपति ने कह दिया कि आप हमसे कह रहे थे 2027 में आप हमसे एनर्जी नहीं लेंगे, तो हम आपको अभी ही स्वतंत्र करते हैं, यानी अब आपको एनर्जी नहीं देंगे। जब यह संकट और गहराया तो फिर वाशिंगटन के भीतर खलबली मची कि अगर पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो गया तब क्या होगा? तो बची खुची साख भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में नया रास्ता निकाला गया और भारत के लिए पहली बार अमेरिकन ट्रेजरी ने 2 पन्ने का हस्ताक्षर करके एक नया कानून के तहत नए पैक्ट को लागू किया और कहा कि भारत अब रूस से तेल खरीद सकता है। दरअसल यह तेल रूस से भारत के लिए तो होगा ही, लेकिन पूरे यूरोपियन बाजार को यह तेल भारत एक्सपोर्ट करेगा। यानी जो स्थिति 2024-25 में थी, अब वो 2026-27 के बीच में भी रेंगने लगेगी। हालांकि शुरुआती दौर में 30 दिन की इजाजत दी गई है। भारत के भीतर नया सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर भारत की अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता क्या ताक पर रखी जा चुकी है, या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ हुई ट्रेड डील पर अक्षरशः काम करना शुरू कर दिया है और उसी ट्रेड डील का यह हिस्सा है जिसमें जो कहेगा अमेरिका उसी लकीर पर भारत चलेगा। यह मैसेज है क्या? हमें लगता है इसको जानने, समझने और डिकोड करने से पहले एक क्षण के लिए जो पुतिन ने कहा
उसको सुन लीना चाहिए, क्योंकि वह खुले तौर पर कह रहे हैं अब यूरोप को हम कोई एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। As they've just said, starting the 25th, they want to restrict Russian gas purchases, and then in 2027 they want to further restrict gas supplies from Russia. Now there are new markets that are opening up. Maybe it would make sense for us to stop our supply to the European markets right now, to turn to the markets that are emerging and to consolidate our standing on these markets. This is not about politics, but if in a month or in 2 months they'll stop buying our gas, maybe we should preemptively turn to other markets in order to consolidate our standing there. This is not a solution. This is just what I'm thinking. It's not a done deal. I will instruct the government to work with our companies on this matter. दरअसल यही वो खतरे की घंटी है जिसका ऐलान पुतिन ने किया। यानी यूरोप को एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं करने का मतलब था इस युद्ध में संकट के बादल सिर्फ और सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे, उसके दायरे में अब यूरोप आ ही जाएगा, जो कि यूक्रेन रूस युद्ध के वक्त इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि भारत के जरिए यूरोप को रिफाइंड तेल मिलता रहा। तो अमेरिका में मची खलबली ने इस बात का एहसास करा दिया कि दरअसल अमेरिका के पास तेल तो है, लेकिन उसके पास वो रूट नहीं है जिसके जरिए वह तेल दुनिया के दूसरे देशों में या यूरोप में भी भेज सके उस कीमत पर जिस कीमत पर वो चाहते हैं। बाजार में कीमत की तेल बढ़ रही है, वेंजुला में तेल अभी निकाल पाने में वहां की कंपनियां सक्षम नहीं हैं। अमेरिकी इस कंपनी ने हाथ खड़े किए हुए हैं, जितना इन्वेस्टमेंट है उतने इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है। ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चाइना उस तरीके से एनर्जी उसके पास है नहीं, वो खुद रूस और ईरान पर निर्भर है। रूस एकमात्र देश बचा जिसके जरिए कच्चा तेल यूरोप तक रिफाइंड होकर पहुंच जाए। तो इसीलिए भारत को उस तर्ज पर देखा गया जहां वो रूस और अमेरिका के बीच आकर खड़ा हो जाए और यूरोप को रियायत दे दे। और यह इसलिए भी समझने की जरूरत है क्योंकि भारत ने जो, अगर आप रूस से कच्चा तेल जो भारत खरीदते रहा और जो वो यूरोप को भेजते रहा, अगर उसको भी समझे तो मैक्सिमम गया था जून 2025 में ट्रंप के आने के बाद, जब 2.09 मिलियन बैरल पर डे भारत रूस से तेल ले रहा था। यानी तकरीबन 40% भारत का तेल रूस से आता था। दिसंबर आते आते जो बंदिशें लगाने की शुरुआत ट्रंप ने भारत पे की, उसके बाद यह 2.09 मिलियन से घटकर 1.2 मिलियन बैरल पर डे हो गया और जनवरी के महीने में 1.16 मिलियन बैरल हो गया। यानी 40% से घटकर यह आधे पर पहुंच गया, 20-22% तक। इस दौर में भारत यूरोप को जो तेल दे रहा था वो मैक्सिमम तेल 2024 में 19.2 बिलियन डॉलर इतने का तेल भेजा गया था। यह तेल कहां से जा रहा था? भारत के भीतर जो प्राइवेट कंपनी, खासतौर से जो रिलायंस की है, यानी 3 बड़ी रिफाइनरी, वो जामनगर है, वो वडिनार है, वो मैंगलोर है, यहां से रिफाइन होकर तेल यूरोप जा रहा था। एक बार फिर उनके लिए रास्ता खुल गया, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर को अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 बिलियन डॉलर सबसे कम और मैक्सिमम 19 बिलियन डॉलर सबसे ज्यादा, इस रेंज के बीच में यूरोप में भारत ने तेल भेजा। एक बार फिर भारत की कंपनियां अब रूस से तेल लेगी और रूस के उस तेल को रिफाइन करके यूरोप के बाजार में बेचेगी। यूरोप के बाजार में कोई संकट ना आए, इसके लिए रशिया अमेरिका की मदद कर रहा है, या फिर अमेरिका सरेंडर हो गया रशिया के सामने। ठीक है, तुमने यूक्रेन पर हमला किया सो किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए मदद करो। तो 30 दिन का एक ट्रेजरी जारी किया गया, देख लीजिए, जो अमेरिकन ट्रेजरी के जरिए जारी किया गया।
जी, ये डॉक्यूमेंट अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है। 1.5 पन्ने के इस तरीके के बयान को जारी करने के लिए अमेरिका के भीतर पिछले 24 घंटों में कितनी बड़ी खलबली थी, खास तौर से पुतिन के ये कहने के बाद कि हम यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे एनर्जी, और होर्मुज़ रूट पर जो अमेरिका सोच रहा था कि दरअसल उसकी निगहबानी में तमाम जहाज निकलते चले जाएंगे, लेकिन सब कुछ रुक गया। और ये रुकने की परिस्थिति का एक चेहरा देख लीजिए, किस तरीके से पहले जहाजों की आवाजाही जो येलो बिंदुओं में है और उसके बाद आज की तारीख की स्थिति क्या है। यानी एक तस्वीर है कि होर्मुज़ रूट पे अमेरिका की नहीं चलेगी। ईरान अपने लिहाज से वहां काम कर रहा है और यह संकट अमेरिका के भीतर युद्ध को लेकर भी मंडराने लगा है। शायद इसीलिए पहली बार अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पेटे हेग्सेट, उनको यह कहना पड़ गया कि ईरान अगर यह सोच रहा है कि हम नहीं टिकेंगे तो फिर वो सुन ले हमारी ताकत क्या है। यानी हम नहीं टिकेंगे का शब्द अमेरिका ईरान के लेकर कहने की स्थिति में आ ही गया। और इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर दूसरी परिस्थितियों को समझें तो इन सब के बीच ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सईद खातीविज़दा, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हम एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यह मैसेज दरअसल होर्मुज़ रूट को लेकर भी है। यानी अमेरिका 30 दिनों की रियायत दे रहा है भारत को। ईरान पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है, ईरान के पोर्ट्स पर बंदिशें लगा दी है। भारत भी चाबहार से बाहर हो गया। संबंधों की गांठ इस दौर में या तो कस रही है या इस दौर में उलझती जा रही है। लेकिन इस परिस्थिति में ईरान यह कहने से चूक नहीं रहा है कि हम लास्ट बुलेट तक इस युद्ध को लड़ेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कहने से चूक नहीं रहे कि हमारी तैयारी भी एक लंबे वक्त के लिए है और उसमें कोई हथियारों की कमी नहीं है। यानी एक मैसेज बहुत साफ है कि 7वें दिन तक आते आते अमेरिका को जब यह लगने लगा कि यूरोप पर संकट गहरा जाएगा तो उसके साथ जो अभी तक देश खड़े थे वो सब बिफर पड़ेंगे। और यह सवाल आज इटली की पार्लियामेंट के भीतर तब उठ गया जब वहां के जो ग्रीन और लेफ्ट अलायंस है उन्होंने खुले तौर पर बाकायदा नारे ट्रंप के खिलाफ लगाने शुरू कर दिए। यह सवाल कनाडा के भीतर, स्पेन के भीतर, ब्रिटेन के भीतर, फ्रांस के भीतर लगातार है। इटली के भीतर भी यह आवाज आने लगी। तो फिर अमेरिका की अपनी साख दुनिया में तभी तक है जब उसके पर भरोसा सुरक्षा को लेकर किया जाए, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में परिस्थिति डामाडोल हो चुकी है। तो युद्ध की इस परिस्थिति में जब अमेरिका और ईरान आमने सामने होंगे, हमें लगता है दोनों की बात आज सुननी चाहिए। एक तरफ अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेट हैं और दूसरी तरफ जो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों क्या कह रहे हैं। Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. Our commitment to our mission objectives only increases as our advantages continue to increase. Our capabilities, we have only just begun to fight and fight decisively. We are under attack, under invasion by Americans and Israelis, and they are trying to impose maximum damage to Iran. As we are speaking, my fellow citizens are under constant attack by carpet bombing, which is happening by Americans and Israelis. Tehran is under constant attack, and we have no option just to resist to the last bullet that we do have and to the last soldier that we do have. This is the very अमेरिका जान चुका है युद्ध उसके पीछे हटने तक चलता रहेगा। ईरान जान चुका है युद्ध अगर लंबा खिंचता चला गया तो अमेरिका चाहे अपने तौर पर अपने पांव पर खड़ा हुआ दिखे, लेकिन उसकी अपनी जमीन खिसकने लगेगी जब सवाल यूरोप के भीतर तक पहुंच जाएगा या उनके सहयोगी देशों तक आ जाएगा। और इनसे जुड़ा हुआ जो रूस का सवाल है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस अगर चाहता तो एक झटके में
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ा सकता था, सब जगह से तेल रोक देता, लेकिन उसने सहमति जताई कि वो भारत को तेल देगा। दरअसल वो भारत को नहीं, वो यूरोप को तेल दे रहा है और भारत इससे पहले जो लाभ यूरोप के बाजार से कमा रहा था, तकरीबन 19 बिलियन डॉलर जो भेज रहा था तेल का, उसके एवज में उसे लाभ तो हो रहा था और भारत की जो रिलायंस सरीखी कंपनियां, उन्हें भी लाभ हो रहा था। यहां की रिफाइनरीज फल फूल रही थी। अब इस दो परिस्थिति को एक साथ जरा समझ लीजिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $84 प्रति बैरल है और रूस अब भारत को तेल सस्ते में नहीं देगा, वो $4 से $5 बढ़ा कर देगा, यानी $88-89 पर बैरल भारत को पड़ेगा। इससे पहले जो भारत को रियायत के तौर पर तेल पड़ रहा था, वो $13 प्रति बैरल लाभ मिल रहा था, जो रियायत रूस ने दी थी जब वो सिर्फ यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था। यानी इस नए ट्रायंगल के भीतर रूस की एंट्री उस युद्ध के बीच आकर खड़ी हो गई, जहां रूस भी समझ रहा है वो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को बढ़ा देगा तो बड़ा मारक युद्ध होगा और ऐसे में अमेरिका कब किस दिशा में जाएगा, उस दिशा को तय करना मुश्किल होगा। तो ऐसे में तेल की निर्भरता अपने ऊपर बनाकर उसने एक मैसेज यूरोप को दे दिया कि बिना उसके अमेरिका भी आगे बढ़ नहीं सकता है। और अमेरिका अपने तौर पर चाहे जिन बातों का जिक्र करे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चाहे ट्रंप को बहुत ज्यादा पावर मिल चुके हों और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जब ईरान पर चलाए जा रहे हवाई युद्ध को रोकने के लिए और ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की शत्रुता को कांग्रेस द्वारा अधिकृत किए जाने की जो अनिवार्यता स्थापित करने का जो प्रयास किया गया, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जब खारिज कर दिया तो मैसेज बहुत साफ था कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति को ही सब कुछ तय करना है। और अमेरिकी राष्ट्रपति तय कैसे करें जब उनके हाथ में वो एनर्जी की पावर नहीं है जो ईरान के पास है, जो रूस के पास है, जो यूरोपियन देशों की निर्भरता उस कच्चे तेल को लेकर है, भारत जैसे देश की निर्भरता और उसका संकट अपना है। इस परिस्थिति में ही उसने इस रास्ते को निकालने की कोशिश की और इस रास्ते का मतलब था कि अमेरिका रूस के सामने सरेंडर है, जिस रूस को वो कल तक मान रहा था कि वो दरअसल हमलावर देश है। ये नई परिस्थिति में नई डिप्लोमेसी के तहत भारत को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के तमाम देश अमेरिका के ट्रेजरी द्वारा जारी किए गए वक्तव्य को लेकर ये कहने से अब हिचक नहीं रहे हैं कि आखिर तय तो भारत को करना चाहिए। अमेरिका कह रहा है और भारत तय कर रहा है तो ये होना नहीं चाहिए। ये दुनिया के तमाम देशों की प्रतिक्रिया है, यानी भारत के अपने आप को लेकर जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत इस युद्ध में अमेरिका के लिए काम कर रहा है? इस दौर में रूस अमेरिका को अपने ऊपर निर्भर कर चुका है। इस निर्भरता के बीच में भारत रूस और अमेरिका में बैलेंस बनाने के लिए अब यूरोप को तेल अपनी रिफाइनरी से एक्सपोर्ट करेगा, यानी संकट अमेरिका पर ना आए, भारत के अपने प्रोसेस में भी कोई संकट नहीं आए। रूस एक हायर पावर के साथ खड़ा हुआ नजर सामने आए। लेकिन आखिरी सवाल सबसे ज्यादा उलझाने वाला है। ब्रिक्स कंट्रीज एक हो रही है, वो ईरान है, वो चाइना है, वो रशिया है। अब सवाल भारत का है, क्योंकि ब्रिक्स देशों की यह कतार अमेरिका से टकराने को तैयार है या फिर अमेरिका को अपने ऊपर निर्भर करने को तैयार है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 2026 में जब भारत की अगुवाई में ब्रिक्स की बैठक होनी है तो भारत अमेरिका के लिए काम करता हुआ इस युद्ध काल में दिखाई दे रहा है, जो ब्रिक्स के भीतर भी शायद सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।